नमस्कार। आज हम झारखंड के दिल में बसने वाली एक ऐसी जनजाति की कहानी में उतरेंगे जिनकी पहचान सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि उनके संघर्ष, उनकी कला और उनकी जमीन से जुड़े होने में है। जी। हम बात कर रहे हैं संथाल जनजाति की। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें उनके इतिहास की गहराइयों से लेकर उनकी आज की जिंदगी तक ले जाएगी। और अगर आप जेपीएससी या जेएसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चर्चा आपके लिए बहुत ही काम की है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ तथ्य रटना नहीं है बल्कि एक समुदाय के उस असाधारण सफर को समझना है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक जनजाति का अध्ययन नहीं है, ये भारत की विविधता और लचीलेपन की कहानी है। संथालों की कहानी में हमें अनुकूलन, प्रतिरोध और अपनी संस्कृति पर गर्व करने का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके परिचय से। हाँ, सबसे पहले यही समझते हैं, जब हम जनजाति कहते हैं तो उनका एक वर्गीकरण होता है। जी। संथाल इस वर्गीकरण में कहाँ फिट होते हैं? देखिए, प्रजातीय रूप से अगर हम देखें तो संथाल प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से आते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। जी। और अगर भाषा की बात करें तो उनकी संथाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार का हिस्सा है। अच्छा। और आंकड़ों के हिसाब से मतलब भारत में इनका क्या स्थान है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षाओं के लिए। ये गोंड और भील के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और झारखंड के लिहाज से? झारखंड में ये नंबर 1 पर है, सबसे बड़ी जनजाति। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि भारत की कुल संथाल आबादी का लगभग आधा हिस्सा वो अकेले झारखंड में रहता है। वाह। वे खुद को होड़-हो-पोन कहते हैं। होड़-हो-पोन? जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मनुष्य की संतान। ये नाम ही उनकी अपनी पहचान और एक तरह से आत्मसम्मान को दिखाता है। झारखंड में भी क्या वे किसी खास इलाके में ज्यादा रहते हैं? हाँ, उनका जो मुख्य केंद्र है वो है संथाल परगना प्रमंडल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। अच्छा। दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, ये सब उनके गढ़ हैं। वैसे तो वे आपको हजारीबाग, बोकारो में भी मिलेंगे, लेकिन उनका जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र है वो संथाल परगना ही रहा है। इस संथाल परगना का भी तो अपना एक इतिहास है। क्या संथाल हमेशा से यहीं रहते थे? नहीं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। माना जाता है कि संथालों का मूल निवास पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर इलाके में था। अच्छा, मेदिनीपुर में? जी। फिर 18वीं सदी के अंत में जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए जंगलों को साफ करवाकर खेती शुरू करवाने की सोची। और इसके लिए उन्होंने संथालों को चुना? बिल्कुल। उन्होंने संथालों को राजमहल की पहाड़ियों के दामन में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। ये इलाका उस समय घने जंगलों से ढका था। फिर 1832-33 के आसपास इस पूरे इलाके की सीमा तय कर दी गई और इसे नाम दिया गया दामिनेकोह। दामिनेकोह? हाँ, फारसी में इसका मतलब होता है पहाड़ियों का आंचल। यहीं से संथालों ने इस जमीन को अपना घर बनाया। तो एक तरह से उन्होंने वीरान जमीन को अपनी मेहनत से आबाद किया। उनके गांव कैसे होते हैं? क्या उनमें कोई खास बनावट होती है? उनके गांव बहुत करीने से बसे होते हैं। गांव के ठीक बीच में आपको मिलेगा मांझी थान। मांझी थान? जी। ये सिर्फ एक चबूतरा नहीं है बल्कि गांव की आत्मा है। यहाँ गांव के संस्थापक पूर्वजों का वास माना जाता है और सारे बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं। अच्छा। और गांव के बाहर साल और महुआ के पेड़ों का एक झुरमुट होता है जिसे जाहिर थान कहते हैं। ये उनका मंदिर है, उनका पवित्र पूजा स्थल। ये तो हुई गांव की बात। अब गांव में रहने वाले समाज की बात करते हैं। इतने सुव्यवस्थित समाज को चलाने के लिए कोई नियम कायदे भी तो होंगे? परिवार से शुरू करते हैं। समाज की बुनियाद तो परिवार ही है, जो पितृसत्तात्मक है, यानी वंश पिता के नाम से चलता है। लेकिन यहाँ जो असली मजा है वो उनकी गोत्र व्यवस्था को समझने में है। संथाल समाज 12 मुख्य गोत्रों में बटा है। 12 गोत्र? जैसे कि? हाँ, सादा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, मरांडी, सोरेन, टुडू, ये कुछ प्रमुख नाम हैं। और इन गोत्रों का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या महत्व है? सबसे बड़ा महत्व है शादी ब्याह में। ये सभी गोत्र बहिर्विवाही होते हैं। बहिर्विवाही मतलब एक ही गोत्र के लड़का लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते। ऐसा करना एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध माना जाता है। ये व्यवस्था समाज में रक्त संबंधों की शुद्धता बनाए रखने और सामाजिक दायरा बढ़ाने का एक बहुत पुराना और कारगर तरीका है। गोत्र के अलावा भी क्या समाज में कोई और विभाजन है? मैंने हड के बारे में सुना है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पारंपरिक रूप से समाज को काम के आधार पर 4 हड या वर्गों में बांटा गया था। किस्कू हड को राजा या शासक वर्ग माना जाता था। अच्छा। मुर्मू हड को पुजारी, सोरेन हड को सिपाही और मरांडी हड को किसान वर्ग। तो क्या ये आज भी उतना ही मजबूती से माना जाता है
या ये बस एक पारंपरिक वर्गीकरण रह गया है? देखिए, आज के दौर में ये वर्गीकरण उतना कठोर नहीं है। अब एक मरांडी हड़ का व्यक्ति भी पढ़ लिखकर बड़ा अफसर बन सकता है। लेकिन सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में इन हड़ की पहचान आज भी कायम है। और शादी ब्याह से जुड़े कुछ खास शब्द या रस्में भी होंगी? हाँ, बिल्कुल। शादी को बापला कहते हैं। बापला? जी। और सबसे आम शादी है किरिंग बापला, जिसे माता पिता आपस में तय करते हैं। इसमें एक खास प्रथा है पोन की। पोन यानी वधु मूल्य, जो लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को दिया जाता है। इसे आप दहेज का उल्टा समझ सकती हैं, और ये समाज में स्त्री के महत्व को दिखाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और बाल विवाह नहीं होता, और विधवा विवाह को भी मान्यता है। तो इस तरह गोत्र और हट की व्यवस्था समाज को एक मजबूत ढांचा देती है। और इतने सुव्यवस्थित समाज को चलाने के लिए कोई राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था भी तो होगी। बिल्कुल, और उनकी ये व्यवस्था बहुत ही शानदार और असरदार है। इसे मांझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं। मांझी परगना व्यवस्था, जी। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो उनके लचीलेपन को दिखाती है। उन्होंने ये व्यवस्था उस इलाके के पुराने निवासियों यानी सौरिया पहाड़िया जनजाति से सीखी और अपनाई थी। ये तो कमाल है। आमतौर पे तो बाहर से आया समूह अपनी व्यवस्था लागू करता है। इस व्यवस्था में कौन कौन से मुख्य अधिकारी होते हैं? गांव का मुखिया मांझी होता है। वो गांव का राजा भी है और जज भी। अच्छा। उसकी मदद के लिए जोग मांझी होता है, जो खासकर गांव के युवाओं के नैतिक आचरण और शादी ब्याह के मामलों पर नजर रखता है। एक तरह का नैतिक प्रहरी। सही कहा। और अगर मामला गांव से बड़ा हो तो तब मामला परगनैत के पास जाता है। 15-20 गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है, और उसका प्रमुख परगनैत होता है। और इन सब के बीच सूचना पहुंचाने का काम वो गुणैत करता है, जो मांझी का संदेशवाहक होता है। अगर कोई इन सामाजिक नियमों को, जैसे समान गोत्र में शादी न करने के नियम को तोड़ दे तो क्या होता है? क्या कोई सजा है? हाँ, और सजा बहुत गंभीर हो सकती है। सबसे बड़ी और कठोर सजा को बिटलाहा कहते हैं। बिटलाहा? जी, ये एक तरह का पूर्ण सामाजिक बहिष्कार है। उस व्यक्ति से पूरा गांव और समाज हर तरह का रिश्ता तोड़ लेता है। ये सजा बहुत ही गंभीर मामलों में दी जाती है। चलिए, अब उनके रोजमर्रा के जीवन यानी उनकी अर्थव्यवस्था पर आते हैं। वे अपना गुजारा कैसे करते हैं? वे मुख्य रूप से किसान हैं। उन्होंने ही इस इलाके में स्थायी खेती की नींव डाली। उनकी मुख्य फसल धान है। इसके अलावा वे शिकार, मछली पकड़ने और जंगल से कंद मूल फल इकट्ठा करने में भी माहिर हैं। अच्छा। और हाँ, उनका एक पसंदीदा पेय है पोचाई या हड़िया। ये चावल से बनता है और उनके हर सामाजिक धार्मिक उत्सव का एक जरूरी हिस्सा है। जब हम उनके गांवों की बनावट और प्रकृति से जुड़ाव की बात कर रहे थे, तो जाहिर है कि उनका धर्म भी प्रकृति पर ही आधारित होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनका पारंपरिक धर्म सरना धर्म कहलाता है, जो पूरी तरह से प्रकृति की पूजा पर आधारित है। वे मूर्ति पूजक नहीं हैं। उनका पूजा स्थल कोई मंदिर नहीं, बल्कि वही गांव के बाहर पेड़ों का पवित्र झुरमुट जाहिर थान है। और उनके सबसे बड़े देवता कौन हैं? उनके सर्वोच्च देवता हैं सिंगबोंगा या ठाकुर जियों। इन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है और ये सूर्य के प्रतीक हैं। सिंगबोंगा जी। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं मारांगबुरु। मारांगबुरु, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है महान पर्वत। ये पहाड़ के देवता हैं। और ग्राम देवी को जाहिर एरा कहते हैं, जो जाहिर थान में निवास करती हैं। वाह, मतलब उनका पूरा जीवन ही खेती और मौसम के हिसाब से चलता है। उनके त्योहार भी इसी से जुड़े होंगे। बिल्कुल। उनका हर त्योहार प्रकृति और खेती के किसी न किसी पड़ाव का उत्सव है। सोहराय उनका सबसे बड़ा त्योहार है। सोहराय? हाँ, जो पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। ये दिवाली के समय होता है और इसमें अपने मवेशियों को सजाया संवारा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ये इंसान और जानवर के बीच के गहरे रिश्ते का जश्न है। सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है। और कोई खास त्योहार? एक और बहुत सुंदर त्योहार है बाहा या बा पर्व। ये फूलों का त्योहार है जो वसंत में तब मनाया जाता है जब साल के पेड़ों पर फूल खिलते हैं। अच्छा, ये सरहुल जैसा हुआ? बिल्कुल। ये मुंडा और उरांव जनजाति के सरहुल पर्व के ही समान है। इसके अलावा बीज बोते समय एरोक और अच्छी फसल के लिए करम पर्व मनाया जाता है। इस पूरी बातचीत में एक बात बार बार सामने आ रही है, उनकी मजबूत सांस्कृतिक पहचान। और किसी भी संस्कृति की नींव उसकी भाषा होती है। संथाली भाषा के बारे में क्या खास है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी अपनी लिपि, जिसे ओल चिकी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इस लिपि का आविष्कार किया। ओल्ड चिकी लिपि। जी, इसने संथाली भाषा को एक नई पहचान और ताकत दी। और इस पहचान को तो राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है, जो परीक्षाओं के लिए एक बहुत जरूरी तथ्य है ना? जी हाँ, और ये संथाल समुदाय के लंबे संघर्ष की एक असाधारण जीत है। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के जरिए संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में? और ये इस सूची में जगह पाने वाली भारत की एकमात्र जनजातीय भाषा है। ये उनके सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। संस्कृति और पहचान के लिए इतना लंबा संघर्ष, ये जुझारूपन उनके इतिहास में भी दिखता होगा। भारतीय इतिहास में संथालों का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? बिना किसी शक के उनका सबसे बड़ा योगदान है 1855-56 का संथाल विद्रोह, जिसे वह संथाल हूल कहते हैं। संथाल हूल? हूल का मतलब ही होता है विद्रोह। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर है। ये विद्रोह क्यों हुआ था? इसके पीछे क्या वजहें थीं? वजह वही थी, अंग्रेजों की शोषण करने वाली नीतियां और स्थानीय जमींदारों और महाजनों का अत्याचार। संथाल इन बाहरी शोषकों को दीकू कहते थे। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो 4 मुर्मू भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में संथालों ने हथियार उठा लिए। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। और इस विद्रोह का नतीजा क्या निकला? अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत क्रूरता से कुचल दिया। हजारों संथाल मारे गए, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। इस विद्रोह ने संथाल पहचान और एकता को इतना मजबूत कर दिया कि अंग्रेजों को उनकी बात सुननी पड़ी। और इसी विद्रोह का नतीजा था कि अंग्रेजों को एक अलग संथाल परगना जिला बनाना पड़ा। अच्छा, तो संथाल परगना जिले का बनना इसी विद्रोह का परिणाम था? जी बिल्कुल। तो ये थी संथाल जनजाति की पूरी कहानी। चलिए अब एक बार उन सभी छात्रों के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं। जरूर। जो बातें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है वो हैं, पहला, रैंकिंग। झारखंड की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है। दूसरा, शासन व्यवस्था, मांझी परगना व्यवस्था। इसके मुख्य पद हैं मांझी, परगनैत और जोगमांझी। सबसे बड़ी सजा है बिटलाहा, यानी सामाजिक बहिष्कार। बिटलाहा। लिपि है ओल्ड चिकी। इसके आविष्कारक हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू। साल था 1941। सही। संवैधानिक दर्जा, संथाली 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजातीय भाषा है। ये 92वें संविधान संशोधन 2003 से हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और विद्रोह संथाल हूल 1855-56। इसके महानायक थे सिद्धू, कान्हू। और कुछ खास शब्द? हाँ, बापला यानी विवाह, पोन यानी वधुमूल्य, सोराई यानी सबसे बड़ा त्योहार, सिंगबोंगा जो प्रमुख देवता हैं, और जाहिर थान मतलब पूजा स्थल। वाकई संथालों का इतिहास और उनकी संस्कृति बहुत समृद्ध है। 1855 के हूल से लेकर अपनी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने तक का उनका सफर उनके आत्मसम्मान और जुझारूपन की एक असाधारण कहानी कहता है। निश्चित रूप से। और उन्होंने ये सब अपनी जड़ों को बिना छोड़े हासिल किया है। उनकी कहानी हमें ये भी दिखाती है कि एक समुदाय अपनी परंपराओं को सहेजते हुए भी आधुनिक दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर छोड़ जाता है। आज जब विकास की मुख्य धारा इतनी तेज है, तो संथाल समाज अपनी अनूठी स्वशासन व्यवस्था, अपनी भाषा और प्रकृति से जुड़े अपने जीवन दर्शन को भविष्य में कैसे संतुलित और संरक्षित रख पाएगा? ये उनके लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी।